Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study insurance services. तो आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में। जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, तो चैप्टर नंबर 4 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इंश्योरेंस। अब बात करते हैं कि भाई इंश्योरेंस आखिर क्यों कराते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंश्योरेंस का अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, या हम आप लोग नॉर्मल जैसे हम लोग कई लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, या बिजनेस में तो इंश्योरेंस हालांकि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ही। तो इंश्योरेंस का मेन रीज़न ये रहता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, क्योंकि रिस्क कवर कराने के लिए। मेनली क्या होता है कि सभी की लाइफ में रिस्क हैं, यानी कि रिस्क का मतलब अनसर्टेन इवेंट्स अगर हो सकते हैं कुछ भी, तो उससे अब अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, कुछ जो आप सोच के नहीं रखे हो ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो उस कंडीशन में फिर आपको सेम पोजीशन में लौटने के लिए क्या है कि बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देती है, जिससे आप जैसे थे उसी पोजीशन में आप सेम बैक हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस सर्विसेज बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योरेंस आखिर है क्या, तो पहले तो उसके बारे में समझते हैं। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जिसको हम इंश्योरर के नाम से जानते हैं, और इंश्योर्ड मतलब जैसे हम आप लोग हैं, तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जिसमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो एग्री करता है कि वो एक प्रीमियम की अमाउंट भरेगा, वो क्वार्टरली, मंथली जैसा भी, या फिर हाफ ईयरली या फिर एनुअली करके। और इंश्योरेंस कंपनी ये एग्री करती है कि अगर मान लो उसको लॉस होता है, जो भी मतलब कॉजेज उस पॉलिसी में मेंशन है, तो उस बंदे को उतना क्लेम कंपनी देगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी हम लोग समझ लेते हैं प्रॉपरली मीनिंग कि आखिर इंश्योरेंस की मीनिंग क्या है। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो ये इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है, इन विच इंश्योरर एग्रीज। इंश्योरर का मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अ रेगुलर पेमेंट कॉल्ड प्रीमियम। तो जिसमें इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है कि आपको एक रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम देना होगा, उसके बदले में अगर आपको मान लो कोई लॉस होता है तो कंपनी उसके बदले में आपको क्लेम देगी। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग इज नोन एज पॉलिसी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। रिटर्न में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म यूज हुए हैं उनको एक एक करके डिफाइन किया गया है, उनको समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरर की, कि इंश्योरर क्या है। तो इंश्योरर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इंश्योरर एक इंश्योरेंस कंपनी है जो आपका इंश्योरेंस कर रही है। तो इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं, विच एग्री टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। जो लॉस इंश्योर्ड को होगा उसको कंपनसेट करने के लिए वो एग्री करती है, ठीक है, विच एग्री टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड का मतलब वो बंदा जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। जैसे अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली तो आप इंश्योर्ड माने जाएंगे, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो मैं इंश्योर्ड माना जाऊंगा, ठीक है। तो इंश्योर्ड इज द इंडिविजुअल और फर्म, ये कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई फर्म वगैरह भी हो सकती है, हु गेट कंपनसेशन ऑफ लॉस, जिसको कंपनसेशन दिया जाता है, मिलता है। इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम, और इंश्योर्ड ही एक रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करता है। थर्ड बात हो रही थी हैपनिंग ऑफ द इवेंट, मतलब कोई इवेंट हैपन हो जाए तो इसमें इट रिफर्स टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी। तो जो पॉलिसी में स्टेटेड होगा वो अकर होगा जब भी क्लेम देगी। जैसे अगर आप फायर इंश्योरेंस किसी बिजनेसमैन ने लिया है, गोडाउन में जो माल रखा हुआ है उसके लिए, तो अगर उसमें आग लग जाती है गोडाउन में, अब उसमें जो भी स्टेटेड होंगी जो चीज़ें, तभी क्लेम मिलेगा। अगर जैसे गोडाउन में पानी भर गया, उसके वजह से मान लो माल खराब हो गया, तो उसको फिर क्लेम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जो भी पॉलिसी में जिन सब्जेक्ट मैटर को कंटेन किया गया है उन कॉजेस के वजह से अगर लॉस होता है तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में क्या है कि इट रिफर्स टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिसी और द काइंड ऑफ लॉस कवर्ड। तो यहाँ पे जो काइंड ऑफ लॉस कवर्ड वो पॉलिसी में होगा अंडर द पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल इन फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कंपनसेटेड ओनली इफ ड्यू टू फायर। तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी ने ली है तो उसको क्लेम जब ही मिलेगा जब उसका जो गुड्स है जब वो फायर के वजह से डिस्ट्रॉय हुआ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम एक रेगुलर अमाउंट जो इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरेंस पॉलिसी के बदले में, तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम के नाम से। तो इट रिफर्स टू एन अमाउंट एट क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली बाय द इंश्योर्ड टू इंश्योरर
फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। तो जैसे कि आपके पास बाइक है या आपके पास स्कूटी है, तो उसका मान लो आपने 1 ईयर का इंश्योरेंस कराया जो लगभग 1.5 से 2 हज़ार के बीच में शायद आपका हुआ होगा इंश्योरेंस। तो अगर बाइक में कोई भी पार्ट्स खराब हो जाते हैं, बाइक एक्सीडेंटल हो जाती है, उसमें कोई टूट फूट हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको जितना भी मतलब आपको लॉस हुआ होगा वो सब इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आपकी बाइक मान लो 80,000 की है और इंश्योरेंस जो हुआ है 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए मान लो 2,000 का हुआ। अब उसमें मान लो वो एक्सीडेंटल हो जाती है और उसमें 20,000 रुपये का लॉस होता है, मतलब उसके पार्ट्स वगैरह टूट जाते हैं, तो 20,000 रुपये। अब होता क्या है कि जैसे बाइक वगैरह की कंडीशन में अगर देखा जाए, स्कूटी है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है उसमें लगभग 90% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देती है। यानी कि अगर 20,000 का लॉस हुआ तो कहने का मतलब सीधी बात है 18,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी, 2,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, 20,000 का 10%। अब कहो कि इंश्योरेंस पॉलिसी को कैसे फ़ायदा हुआ, क्योंकि उनने तो हमसे 2,000 रुपये लिए थे जबकि 18,000 रुपये उन्होंने हमें क्लेम दे दिया। एक्चुअली ये इंश्योरेंस जो चलता है, इंश्योरेंस कंपनी काम करती हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के बेस पे काम करती हैं। कहने का मतलब ये कई लोगों का इंश्योरेंस कर रही हैं तो सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा मिल रहा है। अब लेकिन जो इवेंट अकर होंगे जो भी, तो वो कुछ ही लोगों के साथ होंगे ऐसे, तो क्लेम तो उन्हें कुछ ही लोगों को देना है, ठीक है, तो उनको तो हालांकि फ़ायदा होता ही है। तो ये शायद आप समझ गए होंगे, जो आपने प्रीमियम दिया है, आपने स्कूटी खरीदी है, बाइक खरीदी, उस टाइम आपने 1,500-2 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस करवाया है, वो आपका जो आपने अमाउंट दी है वो प्रीमियम मानी जाएगी। जो प्रीमियम पे करते हैं जब भी आपको क्लेम मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन इसकी बात की जाए तो इंश्योरेंस की डेफिनेशन जैसे पहली दी गई WA डिंसले के अकॉर्डिंग, तो इंश्योरेंस इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल्स to an insurer who agree for a consideration called the premium to assume to a specific extent losses suffered by the insured, ठीक है। एक और नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है DH हॉसेल के अकॉर्डिंग। DH हॉसेल ने इसको क्या बोला है कि इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कंपनसेशन फॉर द इफेक्ट्स बाय मिसफॉर्चून, the payment being made from the accumulated contribution of all parties participating in the scheme, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हॉसेल ने डेफिनेशन दी है, इसकी आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में एक बार थोड़ा पहले बताया दे रहा हूँ। जैसे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है, तो यहाँ पे अटमोस्ट गुड फेथ पे ये काम करता है। इसमें ये चीज़ बताई गई अटमोस्ट गुड फेथ में कि दोनों का एक दूसरे के प्रति मतलब फेथ हो। कहने का मतलब है कि यहाँ जो इंश्योरर है, इंश्योरर पॉलिसी से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंश्योर्ड को साफ क्लियरली बता दे पहले, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। और इसी तरीके से इंश्योर्ड जो बंदा है वो भी सारी चीज़ें, मतलब अगर वो मान लो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, तो उसके बारे में पूरी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल लूंगा, जैसे मान लो कि किसी पर्सन ने हेल्थ पॉलिसी ली है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, या मान लो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, और मान लो वो हार्ट डिसीज का मतलब पेशेंट है, और मान लो उसके 2 हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुके हैं, और लेकिन अगर उसने नहीं बताया और उसको पॉलिसी ले ली और उसके बाद अगर उसे हार्ट अटैक आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा भी हो सकता है क्लेम देने से मना कर दे, क्योंकि उसने वो चीज़ मेंशन नहीं की थी, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो किसी को और कोई प्रॉब्लम है, मान लो किसी को कोई बीमारी वगैरह है, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। या मान लो जैसे कोई बिजनेसमैन हो, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है और इसके पहले भी उस गोडाउन में आग लग चुकी है, और इसके अलावा जो फायर जो डिपार्टमेंट है, वे बिजली विभाग है, उसने ऑलरेडी उसको नोटिस दिया है कि आप यहाँ पे वायरिंग वहाँ की चेंज करा लो, कुछ ख़राब है। लेकिन अगर उसने बिना वो चेंज कराए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो शायद उसको फायर इंश्योरेंस क्लेम ना मिले। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि दोनों ही पार्टीज़ को एक दूसरे से रिलेटेड जो भी हैं वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर देनी चाहिए, जो कि हमारा बोलता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। शायद आपको समझ में आया हुआ, तो इसमें हम जरा अंदर और पढ़ते हैं इसके। देखो और क्या है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो फेथ पे बेस्ड है। द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज ऑन द मटेरियल फैक्ट टू ईच अदर। तो इंश्योर्ड यानी कि जो पर्सन है और जो इंश्योरर है, उन्हें सारे फैक्ट को एक तरह से डिस्क्लोज करना है each other, and both the parties should not hide any fact related to insurance policy from each other। और दोनों ही पार्टीज को कोई फैक्ट को हाइड नहीं करना है एक दूसरे से, ठीक है। इफ दी
इंश्योर्ड हाइड एनी मटेरियल फैक्ट्स, अगर कोई इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योर्ड है अगर कोई मटेरियल फैक्ट्स को हाइड कर लेता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड लेटर ऑन द इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट, देन ही कैन रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन, तो कंपनसेशन पे करने से मना भी कर सकता है। फेल्यूर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। एग्जाम्पल जैसे देखो क्या दिया गया है, जैसे इफ अ पर्सन हैज टेकन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज अ हार्ट पेशेंट एंड लेटर ऑन इफ द इंश्योर्ड डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज टू पे द कंपनसेशन बिकॉज द मटेरियल फैक्ट वॉज हिडन बाय द इंश्योर्ड, क्योंकि उसने बताया नहीं था। Similarly, if a factory owner takes a fire insurance policy hiding the fact that the electricity board has issued him a statutory warning letter वार्निंग लेटर वो ऑलरेडी उसको मिल चुका था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से टू गेट हिज फैक्ट्री वायरिंग चेंज एंड लेटर ऑन इफ द फैक्ट्री catches fire due to short circuit of wiring, then the insurance company can refuse to pay the compensation because insured has hidden the fact of statutory warning from the insurance company। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे को सारे फैक्ट्स बताने हैं। आगे बात करते हैं इसकी सेकंड है आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट काफ़ी मज़ेदार है। इसमें क्या है कि आप जिस पर्सन का या जिस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मान लो कि मैं आपके हाउस का इंश्योरेंस नहीं करा सकता हूँ, आपके हाउस का फायर इंश्योरेंस नहीं करा सकता हूँ, या आपके घर में आग लग जाए और पता चला कि मैं उसका क्लेम ले लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि मैं अपने खुद के घर का करा सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसी में करवाओगे। ठीक है, कहने का मतलब एक पर्सन मान लो अपनी वाइफ का तो करा सकता है, अपने बच्चों का तो इंश्योरेंस करा सकता है, लेकिन दूसरे की वाइफ का या दूसरे के बच्चों का इंश्योरेंस नहीं करा सकता, क्योंकि उनमें उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको गौर करने वाली है कि जिसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा आप केवल उसी को करा सकते हो जिसमें आपका कुछ लगा होगा, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो इंश्योर्ड के पास एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड। कह रहे विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गैम्बल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। और विदाउट इंटरेस्ट क्या होगा कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर वो ले लेगा तो वो गैम्बल माना जाएगा और फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, एंड लॉ डज नॉट परमिट इट, और ऐसा लॉ परमिट नहीं करता है। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम विद द रिलेशन ऑफ इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जिसका आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके साथ में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया है कि अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ हिज स्पाउस, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ की ले सकता है, वाइफ अपनी हस्बैंड की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। ठीक है, और फॉर हिज चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। बट ही और सी कान टेक इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ फॉर अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी की आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले सकते लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस, जैसे अगर फायर इंश्योरेंस की बात की जाए तो फायर इंश्योरेंस के केस में द इंश्योर्ड मस्ट सफर अ फाइनेंशियल लॉस इफ द सब्जेक्ट मैटर इज डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट और ही मस्ट बी द ऑनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। आगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि इफ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस, अगर कोई पर्सन मतलब लोन लेता है एक फैक्ट्री की सिक्योरिटी के बेस पे, देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, तो फिर लेंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, बिकॉज ही हैज़ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, क्योंकि उसका उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसने रुपये उधार दे रखा है इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस। इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक चीज़ ये खास तौर से ध्यान रखने की, लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम आपका उस पर्सन में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि किसी मान लो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ में एक कोई पॉलिसी ली है, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके बाद मान लो उनका डाइवोर्स हो जाता है या तो फिर उस कंडीशन में उसको क्लेम मिलेगा कि नहीं, तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब उसने वो पॉलिसी ली थी जब तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो इन केस ऑफ दी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एज वेल एज द टाइम ऑफ लॉस
इन और लेकिन फायर इंश्योरेंस वगैरह है तो उसमें दोनों ही कंडीशन में लॉस के टाइम भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो और जब आपने पॉलिसी ली है उस टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब है एक तरह से क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन देना, ठीक है। तो मतलब कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, लेकिन केवल उतना कंपनसेशन देगी जितना आपको लॉस हुआ होगा, उससे ज़्यादा कंपनसेशन नहीं दे सकती है, नहीं तो आप प्रॉफिट आपको हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा कंपनसेशन नहीं देती। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो कंपनसेशन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ बताया गया कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये प्रॉफिट करवाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन एज ही वॉज बिफोर दी लॉस, जैसा उसकी लॉस की पहले कंडीशन थी उसकी लॉस में उसको वापस लौटाना है एक तरह से इसका मेन मकसद। एग्जाम्पल लिखा हुआ कि अ पर्सन इंश्योर्ड हिज फैक्ट्री फॉर 2 लाख, एक पर्सन ने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया 2 लाख रुपए का अगेंस्ट फायर, ड्यू टू फायर ही सफर्ड अ लॉस 1 लाख, लेकिन फायर की वजह से उसको लॉस हुआ 1 लाख का, देन द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम ओनली ₹1 लाख, ठीक है, नॉट दी पॉलिसी अमाउंट 2 लाख पे नहीं करेगी, बिकॉज द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस टू कंपनसेट फॉर लॉस एंड नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती तो आप ये थोड़ी एस्टिमेट कर पाओगे कि कितने रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, ये चीज़। आगे बात करते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी जो काम करती हैं वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन के बेस पे काम करती हैं। मान लो कि अगर हमने किसी कंपनी से 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कराया है और तो उस कंडीशन में मान लो कि LIC ने कर तो दिया, लेकिन उन्होंने और दूसरी कंपनी के साथ 30% का ट्रांसफ़र कर दिया, तो जब अगर वो क्लेम वगैरह देंगी तो 30% वो कंपनी देगी, 70% वो कंपनी देगी, इस तरीके से, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कॉरोलरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आखिर क्या बोला गया है, तो वो चीज़ हम बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी, और मतलब अगर एक ही पर्सन ने एक से ज़्यादा पॉलिसी ले रखी हैं फॉर दी सेम सब्जेक्ट मैटर, हालांकि लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होगा ये वाला प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेकिन बाकी चीज़ों में होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ अ पर्सन हैज टेकन मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, देन ऑल द इंश्योर्स विल कंट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ लॉस एंड कंपनसेट हिम फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। केवल लॉस तक ही वो लोग कंपनसेट करेंगे मिलके, सेपरेटली ही कैन नॉट क्लेम टोटल लॉस फ्रॉम ईच इंश्योरर। तो सेपरेटली वो सभी से लॉस कवर नहीं कर सकता है ना। इसके बाद क्या कि द इंश्योरर कंट्रीब्यूट टू द टोटल लॉस इन प्रोपोर्शन। तो इंश्योरर जो होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो टोटल लॉस को अपने प्रोपोर्शन में एक तरह से पे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन गेट्स हिज हाउस इंश्योर्ड अगेंस्ट फॉर फायर, तो उसने 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है इंश्योरर ए से, कोई एक कंपनी है, एंड 50,000 रुपए की पॉलिसी ली है बी से, तो एक से 1 लाख की, दूसरे से 50 की। अब मान लो 75 का लॉस हो जाता है, तो 1 लाख और 50 का आप रेशियो निकालोगे, 2:1 आएगा, तो 75,000 में से 50,000 75 का जो लॉस है उसमें से 50,000 जो होगा वो एक तरह से कौन देगा, वो देगा इंश्योरर ए, और 25 देगा कौन, इंश्योरर बी देगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज उन्होंने किया है, कंपनसेशन अमाउंट सम इंश्योर्ड विद अ पर्टिकुलर इंश्योरर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल लॉस अपॉन टोटल सम इंश्योर्ड। इस तरीके से उन्होंने निकाल लिया 50 एंड 25। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अकॉर्डिंग ये है कि जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपको मान लो लॉस हो जाता है, आपने मान लो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपको गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या है कि जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है वो आपके पास नहीं रहेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी ले लेगी। जैसे अगर बाइक आपकी एक्सीडेंटल हो जाती है, उससे कुछ पार्ट टूट फूट जाते हैं, कुछ पार्ट थोड़े बहुत टूटते हैं, तो अगर तुम सोचो कि नहीं टूटे पार्ट भी आपको मिल जाएं, तो वो नहीं होता है। एक्चुअली वहाँ पे जो प्रिंसिपल एप्लीकेबल है वो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि कंपनी ने आपको सेम पोजीशन में ला दिया, आपके वो जो पार्ट्स टूट गए थे बाइक के या स्कूटी के, वो उन्होंने चेंज कर दिए। अब जो टूटे पार्ट हैं वो आपको नहीं मिल सकते हैं, नहीं तो आपको तो फ़ायदा हो जाएगा, वो कंपनी रख लेती है। इसलिए जब भी आप क्लेम करते हैं, आप है ना, स्कूटी या बाइक है या कार है आपके पास, अगर वो डैमेज हो जाती है तो वो जो भी पार्ट्स उसके निकलते हैं वो कंपनी रख लेती है, वो आपको नहीं देती है, समझे। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आफ्टर पेइंग द कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द इंश्योर्ड
is compensated for the loss or damage of the property insured by him, the right of ownership of such property passes on to the insurer. This is also a corollary to a principle of indemnity, because once the compensation is given, later on if insured realize some money by sale of damaged property, then that will bring profit for him, and insurance is not a contract of making profit. ठीक है, तो ये चीज़ वो हमने आपको समझाई थी। इसके बाद बेटा आगे आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। तो मतलब जो पॉलिसी में कॉज मेंशन है उसी के वजह से अगर लॉस हुआ होगा जब भी आपको क्लेम मिलेगा। अगर उसमें जो कॉज मेंशन नहीं है, अदर किसी कॉज की वजह से आपको जो गुड्स वगैरह लॉस्ट हो जाता है तो क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे हमने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर आग लगने की वजह से आपका गुड्स डिस्ट्रॉय होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। अगर उसके मान लो कि और अदर किसी रीजन से हो जाए, सपोर्टेड के उसमें फ्लड आ गई तो उसमें पानी भर गया तो गुड्स ख़राब हो गया, या फिर मान लो अदर किसी मान लो भूकंप वगैरह आ गया तो उसकी वजह से जहाँ गुड्स रखा था उसकी छत गिर गई तो उसकी वजह से लॉस्ट हो गया, तो उसके वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी में जो भी कॉज मेंशन होगा उसी के हिसाब से ही आपको क्लेम दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इफ लॉस इज ड्यू टू सम अदर कॉज देन द इंश्योरर कैन डिनाई टू पे द कंपनसेशन, तो वो मना भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, मरीन मतलब समुद्री बीमा, ठीक है, फॉर सेंडिंग द व्हीट वैक्स एंड ऑन द वे इफ अ रैट स्पॉइल द व्हीट देन नो कंपनसेशन विल बी गिवन। तो अगर व्हीट को मान लो उन्होंने कर दिया, चूहों ने कुतर के ख़राब कर दिया है, उसके पैकेट वगैरह फाड़ दिए, तो क्लेम नहीं मिलेगा। क्योंकि मरीन इंश्योरेंस में तो मतलब ये है कि अगर उसमें जहाज डूब जाए, ठीक है, जैसे शिप से आ रहा है, तो मरीन इंश्योरेंस द कॉज ऑफ लॉस शुड बी सी पैरल्स एंड नॉट द रैट। तो ऑन दी अदर हैंड इफ द रैट मेक्स आ होल इन दी शिप थ्रू विच वाटर, लेकिन अगर रेट मान लो अगर शिप में होल कर देते हैं और उससे वाटर एंटर हो जाता है और जिससे व्हीट बैग्स पूरे बह जाते हैं, तो देन कंपनसेशन विल बी गिवन, तो कंपनसेशन दिया जाएगा क्योंकि वो एक तरह से पानी की वजह से खराब हुए हैं समुद्र के। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। ये भी काफ़ी अच्छा है। मिटिगेशन ऑफ लॉस में बेटा ये चीज़ बताई गई है कि अगर मतलब सपोज डेट की लॉस हो रहा है, आपकी आंखों के सामने लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको उसको मिनिमाइज करना है। ये नहीं कि लॉस हो रहा मान लो आपने बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, अब मान लो आपके सामने मतलब वो कोई तोड़ रहा है, आप उसको रोको ना, या कोई चोर चुरा के भाग रहा है, आप आराम से देख रहे हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्योंकि तुम्हें तो लग रहा है कि क्लेम मिल जाएगा, तो भाई कंपनी क्लेम नहीं देगी फिर आपको, क्योंकि ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपके सामने लॉस हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करो। जैसे फायर इंश्योरेंस लिया है तो उसके लिए अगर जैसे आग लगी हमने देख ली है तो तुरंत हम फायर ब्रिगेड वगैरह को कॉल करेंगे, खुद आग को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कहीं से व्यवस्था करेंगे। तो ये आपको करना है। अगर आपको वो चीज़ पता चल जाती है तो प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस यही कहता है कि जो लॉस है उसको मिनिमाइज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance policy। ठीक है, तो जैसे मान लो वो पहले केयर कर रहा था अपने गुड्स की, उसी तरीके से उसको केयर करनी है। the insured should not become careless ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद उसको बिल्कुल केयरलेस नहीं बन जाना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू मेक अ रीजनेबल एफर्ट एंड टेक ऑल अवेलेबल प्रिकॉशंस टू सेव द इंश्योर्ड पॉलिसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन हैज़ टेकन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस, सॉरी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज हाउस, एंड व्हेन फायर ब्रेक्स आउट he should take all the measures to stop the fire and minimize the loss rather than watching the fire because he will get compensation from insurance company। तो भाई इसको मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए सारे जो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी